और चलिए सीधा रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का, जहां नक्सलियों ने शांति वार्ता का प्रस्ताव रखा है। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से, जहां नक्सलियों ने शांति वार्ता का प्रस्ताव रखा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से ठीक एक दिन पहले यह शांति प्रस्ताव नक्सलियों की ओर से आया है। बीजापुर से इस वक्त की बड़ी खबर, लगातार एनकाउंटर से नक्सली घबरा गए हैं। बौखलाहट दिखा रहे नक्सलियों ने अब शांति वार्ता का प्रस्ताव रखा है। नक्सलियों ने युद्ध विराम की शर्त रखी है। केंद्र और राज्य सरकारों से अपील की है कि अब वे शांति चाहते हैं। माओवादी पार्टी के केंद्रीय प्रतिनिधि का कथित प्रेस नोट जो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, माओवादी पार्टी का केंद्रीय प्रतिनिधि यानी अभय, जिसने ये प्रेस नोट जारी कर इस बात की जानकारी दी है कि लगातार अपने साथियों को खोने का दर्द है और इसलिए हम शांति वार्ता चाहते हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से। कारण यह है, ये ऐतिहासिक शांति वार्ता का प्रस्ताव नक्सलियों की ओर से कहा जाएगा, क्योंकि जिस तरह से टारगेट 2026 पर सुरक्षा बल लगातार आक्रामक है, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में लाल आतंक पर प्रहार किए जा रहे हैं, इससे अब नक्सली इतने घबरा गए हैं कि युद्ध विराम का प्रस्ताव, शांति वार्ता प्रस्ताव लेकर नक्सली आए हैं। हमारे साथ बस्तर ब्यूरो रजत वाजपेयी इस खबर पर जुड़ रहे हैं। रजत, एक बड़ी सफलता सुरक्षा बलों की, इस बात का संकेत पहले ही नजर आ रहा था जब लगातार बड़ी संख्या में नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे थे, और अब यह शांति वार्ता। जी बिल्कुल, देखिए शांति वार्ता की पहल जो है ये प्रस्तावित थी, नक्सलियों की ओर से ये आनी ही थी, देर सवेर ही सही। अभय की ओर से ये 2 पन्ने का प्रेस नोट जारी किया गया है। मैं 2-3 बातों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। शुरुआत के ये जो पत्र है, इसकी शुरुआत में नक्सली कहते हैं कि वे अनकंडीशनल सीज फायर के लिए अपनी ओर से प्रस्ताव दे रहे हैं। लगातार जो फोर्सेस का दबाव बढ़ रहा है, जो काउंटर इंसर्जेंसी हो रही है, ऐसे में नक्सली अब डरे हुए हैं, खींचे हुए हैं। ये बात तो स्पष्ट थी, लेकिन अपनी कमजोरी पूरी तरीके से स्वीकार न करते हुए नक्सलियों के नेता अभय ने ये लिखा है कि फोर्स जो ऑपरेशन कगार चला रही है वो ट्राइबल कम्युनिटी के खिलाफ एक बड़ा अभियान है। इससे बड़ा नुकसान हो रहा है। ट्राइबल जो है वो या तो मारे जा रहे हैं या फिर उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं। ऐसे में उनके साथ जो नाइंसाफी हो रही है उसको भी लेकर के माओवादियों का दिल पसीजा है। ये दोनों बातें आपस में क्लैश करती हैं। एक दिन बाद छत्तीसगढ़ प्रवास पर यूनियन होम मिनिस्टर आएंगे। सारी चीज़ों को वे अपनी निगाह में रखे हुए हैं। नक्सलवाद और इंसर्जेंसी वाले इलाकों की दिक्कतों को समझते हैं, नक्सलवाद को समझते हैं। छद्म युद्ध का जो तरीका है उनका, वो भी अब बहुत बेहतर तरीके से समझने लगे। उनकी ओर से क्या रिएक्शन आएगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि बिना फोर्सेस से बात किए ये इस पर कोई भी निर्णय सरकार लेगी ऐसा प्रतीत नहीं होता। ऐसे में अब चूंकि फोर्स अपर हैंड पर है, इसलिए नक्सलियों की ये रिक्वेस्ट कहां तक स्वीकार की जाएगी ये देखने वाली बात होगी। और दूसरा, छद्म युद्ध में माहिर नक्सली कहीं ऐसा ना हो कि जो काउंटर इंसर्जेंसी वाला इलाका है वहां से सीज फायर के बहाने अपने लिए मुफीद स्थिति तैयार करने की कोशिशों में जुटे हैं। इन सारी बातों का लब्बो-लुआब ये है कि इससे पहले भी सीज फायर की पहल सरकारों के द्वारा की गई थी। हर बार नक्सलियों ने ही इसका वायलेशन किया है। हमारे साथ न्यूज़ हेड शरद द्विवेदी जी भी जुड़ रहे हैं और इस खबर पर अपना विश्लेषण करेंगे। शरद जी, केंद्र और राज्य सरकार से शांति वार्ता की अपील, जिस तरह से माओवादियों पर बड़े प्रहार हो रहे थे, न सिर्फ उन्होंने सरेंडर करने की राह को भी अपनाया, निश्चित तौर पर यह ऐतिहासिक प्रस्ताव नक्सलियों की ओर से, क्योंकि अब वो चाहते हैं कि युद्ध विराम हो जाए, सेटलमेंट हो जाए। शरद जी, बहुत जल्दी है ऐसा सोचना शुभांगी, ये बहुत जल्दी है इस तरह से सोचना। ये एक ट्रैप भी हो सकता है, जैसा हमारे साथी बस्तर से बता रहे थे रजत वाजपेयी। ये बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि आमतौर पर वो अभी अपनी ताकत बढ़ाने के लिए समय चाहते हैं। ये जब मैसेज आप देते हैं, अभी तो इसकी पुष्टि होनी है, हालांकि कहा यही जा रहा है कि नक्सलियों की तरफ से ही है ये जो पत्र आया है सामने, लेकिन इसके जरिए वो चाहते हैं कि पुलिस और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं जिनकी तैनाती बस्तर में है, वो थोड़ी लैक्सिटी हो, उनमें थोड़ी ढील हो, वो इस चीज को लेकर खुश हो जाएं कि चलो बस ये घुटने टेकने की तरफ जा रहे हैं नक्सली। और यही वो मौका है जब नक्सली अपनी कायराना हरकत को आगे बढ़ाते हैं, वो लैंडमाइन ब्लास्ट की तरफ जाते हैं,
या कोई ऐसी जगह ढूंढ लेते हैं जहां उन्हें लगता है कि यहाँ पर, तो अभी किसी भी कंक्लूजन पर पहुंचना बहुत जल्दी है। ये बात सोचना कि नक्सली जो है पीछे सरक रहे हैं, पीछे हट रहे हैं, मुझे लगता है कि इट इज टू अर्ली कि अभी एकदम से ये कंक्लूजन ड्रॉ कर लेना कि ये नक्सलियों की एक चाल भी हो सकती है। और मुझे लगता है कि पुलिस के आला अधिकारी, इंटेलिजेंस, क्योंकि अभी मुझे एक दो दिन पहले का ही घटनाक्रम जो मैंने देखा और जो मीडिया में भी खबरें थी कि इंटेलिजेंस इनपुट था कि नक्सली किसी बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं, और बड़े हमले की तैयारी के बीच में उनका इस तरह का सरेंडर की मानसिकता का पत्र आना ये बताता है कि ये एक ट्रैप, एक चाल भी हो सकती है। और नक्सली इसमें, रजत इस पर और रोशनी डालेंगे। रजत, क्या कहेंगे? क्या आपको लगता है कि एक ट्रैप भी हो सकता है, ये एक चाल, एक षड्यंत्र भी हो सकता है? जी जी बिल्कुल शरद जी, आपका अंदाजा सही है। नक्सली असंसदीय ही नहीं बल्कि अलोकतांत्रिक तरीके से अपनी पूरी गतिविधियों को अंजाम देते आए हैं। 45-50 सालों का बस्तर में यदि इतिहास आप देखेंगे तो हर वो अमानवीय घटना नक्सलियों की ओर से अंजाम दी गई है जिसका सभ्य समाज में, जिसके लिए किसी भी तरीके का कोई स्थान नहीं होता। ऐसे में उनकी कही गई बातों पर और ये डिजिटल फॉर्मेट में जो पत्र आया है इस पर भरोसा करना, क्योंकि जब तक अंडर टेबल आप टॉक के लिए नहीं आएंगे, आंध्र प्रदेश का अगर आप पुराना अनुभव देखें, बहुत बेकार रहा था। आंध्र प्रदेश में सीज फायर करवाने के बहाने नक्सलियों ने जिस तरीके की गतिविधियों को अंजाम दिया था, उसके बाद फोर्स और नक्सली संगठन दोनों के बीच में तल्खी और बढ़ गई थी। हालांकि ये बात और है कि आज नक्सल फ्री जैसी स्थिति में है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों ही राज्य, और इसका पूरा फायदा उठाने की नक्सली कोशिश करते हैं। दंडकारण्य जो बस्तर का एक बड़ा हिस्सा है वो अपना आधार इलाका बनाने की पूरी कोशिश नक्सलियों के द्वारा की गई थी, लेकिन जिस तरीके से नियत नीलानार योजना शुरू की गई, जिस तरीके से कैंपों की स्थापना की गई, फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट की गई, ये बहुत बड़ा एक्शन था। और बड़े हुए मोराल के साथ जवानों ने जिस तरीके से रिटेलिएट करना शुरू किया, इससे ये पता चलता था कि अब नक्सलियों के दिन लदने वाले हैं। और यही वजह है कि नक्सली जो है, सवाल है जिसका मैं जरूर जिक्र करना चाहूंगा, और वो सवाल ये है कि नक्सली क्या ये भी चाह सकते हैं कि उनके इस पत्र के बाद पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस और हाक फोर्स और जो बस्तर की लोकल यूनिट है नक्सलियों के खिलाफ लड़ने वाली, उनमें कहीं एक थोड़ा जो उनकी मुस्तैदी है, उनकी तेजी है, उसमें थोड़ा सा ढीलापन मिले, जिससे उन्हें एक रास्ता मिले कहीं से अटैक करने का? जी बिल्कुल, ऐसा भी संभव है। नक्सली छद्म युद्ध पर भरोसा करते हैं, पकड़ो घेरो छिपकर मारो उनका सिद्धांत है। ऐसे में वो हर वो रास्ता अपनाने की कोशिश करेंगे। और शरद जी, हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि बस्तर में अब जिस तरीके की स्थितियां हैं, फोर्स ने जिस तरीके से घेरेबंदी की है, संभव है नक्सलियों का कोई बड़ा नेता यहाँ छिपा हो और उसके लिए कॉरिडोर तैयार करने के लिए यह पूरा स्वांग रचा गया हो। मैं स्वांग इसलिए कहूंगा क्योंकि इससे पहले भी नक्सली अपनी बातों से मुकरते रहे हैं, फिरते रहे हैं। नक्सलियों के लिए अपनी बात पर कायम रहना, मैन ऑफ वर्ड्स, ऐसा कोई भी एक नेता, नक्सल नेता हमें नहीं दिखाई देता जो संगठन पर जिसकी बात इतनी हावी हो कि संगठन की ओर से यदि उस बात का प्रस्ताव रखा गया है तो उस पर नक्सली कायम हो। इस लिहाज से भी ये पूरा जो है जो प्रस्ताव है वो संदेह के दायरे में आता है, जब तक कि नक्सली सशरीर एक टेबल टॉक के लिए सामने ना आ जाएं, अपनी सहमति व्यक्त ना कर दें और साथ में एक जो अकाउंटेबल तरीके से इस पूरे प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए सीज फायर के बाद पीसफुल तरीके से, ताकि उसको अच्छे से फैसिलिटेट किया जा सके, जब तक इस फॉर्मेट के साथ आगे नहीं आएंगे तब तक नक्सलियों की इस पूरे प्रस्ताव को संदेह की नजर से ही देखा जाना चाहिए, क्योंकि हमारे सुरक्षा बल के हर जवान की कीमत बहुत अधिक है नक्सलियों के मुकाबले। और इसलिए संभव है कि इस पर बड़ा मंथन आप किस तरह देखते हैं रजत की अमित शाह जी के दौरे के एक दिन पहले ये प्रस्ताव नक्सलियों की तरफ से कथित रूप से आया है? जैसा हम लोग बार बार बात कर रहे हैं कि सिर्फ ये एक पत्र है, ना इनका कोई बड़ा ओहदेदार सामने आया है, ना जिसने कम से कम 500 या 1000 या 2000 नक्सलियों के साथ हथियार रखकर आत्मसमर्पण का जो एक ट्रेडिशन होता है, जो एक मान्य ट्रेडिशन होता है। आपको याद होगा कि पाकिस्तान के साथ युद्ध में करीब 1 लाख युद्धबंदी थे पाकिस्तान के, जिन्होंने अपने हथियारों के साथ और वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के साथ भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण किया था। ये तो सिर्फ अमित शाह जी के दौरे के पहले, जबकि सुरक्षा की एक पूरी व्यवस्था रीशेड्यूल होगी, अमित शाह जी के लिए एक अलग किस्म का सुरक्षा का घेरा होगा, उसके पहले ये सामने आना, इसको किस तरह देखते हैं आप?
शरद जी, इस बीच जी रोकना बिल्कुल चाहूंगी लॉजिकल और तरीके इस से चर्चा अगर को, जी सोचा जाए रजत, तो आपको आपके रोकना सारे चाहूंगी। हमारे साथ नक्सल एक्सपर्ट वर्णिका जुड़ रही हैं, उनका भी मैं स्वागत करती हूँ बंसल न्यूज पर। वर्णिका जी, स्वागत है आपका। शरद जी, आप वर्णिका जी से सवाल कर सकते हैं। जी वनिका जी, हम ये जानना चाह रहे थे कि क्या ये नक्सलियों का एक ट्रैप भी हो सकता है, उनका एक जाल भी हो सकता है, क्योंकि बहुत बिलीवेबल पूरी चीज ये नहीं दिख रही है। आप सिर्फ एक पत्र लिखकर बातचीत की बात कर रहे हैं अमित शाह जी के दौरे के पहले, और नक्सलियों का हमेशा से हमने जो इसके पहले भी उनका अंदाज देखा है, वो हमेशा छल प्रपंच का और कथनी और करनी में अंतर कर रहा है। आप कैसे देखती हैं इस तथाकथित पत्र को? जी, जिस प्रकार से अपने पूरे जीवन के कार्यकाल में साइवॉर ही अध्ययन किया है मैंने, और ये भी एक साइवॉर स्ट्रैटेजी का भी और टैक्टिक्स का भी हिस्सा है ये पत्र जो है। तो इसमें हम ये देख सकते हैं कि पिछले जो कुछ वर्षों में हमने देखा कि पैरेलल बेस पे कार्यवाही हुई है, स्ट्रैटेजिकली कार्यवाही भी हुई है, टैक्टिकल, और कुल मिला के जो रिजल्टेंट आया उसमें ये हमको पता चला कि एक मोटे मोटे तौर पे हम उनकी मांद के पास जा पहुंच चुके हैं और अब नक्सल अपने अंतिम चरण में है। तो इस समय में होल्ड करने का एक ही तरीका जो उनको सामने नजर आया था, जब हम बोलते हैं कि रिमोट में एक पॉश बटन दबाते हैं, तो ये बिल्कुल वो पॉज दबाने का एक हल्का सा अल्प विराम करने का कि आप रुक जाइए, हम थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। तो जब ये विचार की प्रक्रिया अपनाते हैं, तो पहले नेपाल या अन्य देशों का हम उदाहरण लेते हैं, तो उसमें ऐसा ही हुआ है कि जब ये विचार विराम की प्रक्रिया चलती है, उस समय अंडरग्राउंड पाइपलाइन ये लोग स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हैं। तो किसी भी प्रकार से इस समय, क्योंकि ये गुरिल्ला वॉरफेयर लड़ते हैं, जब ये कमजोर होते हैं उस समय ये इस प्रकार की प्रक्रिया को निसंदेह अपनाते हैं। पूर्व में इतिहास के कई भी सारे चीजों का अध्ययन करेंगे तो ये बात स्पष्ट हो जाती है। आगे आपको क्या लगता है, अमित शाह जी के दौरे के ठीक पहले क्या आपको लगता है, जो हम पहले भी इसको इस नजरिए से भी देखने की और समझने की कोशिश कर रहे थे, कि क्या ये एक सुरक्षा बलों का ध्यान बांटने की भी एक कोशिश है, कि उनके भीतर एक लैक्सिटी आए, ढीलापन आए, कि नक्सली अब बैकफुट पे हैं, वो गिड़गिड़ा रहे हैं, और उनके भीतर एक ऐसा भाव आए कि हमारा अपर हैंड है, जो कि युद्ध में जिसको कहा जाता है कि अंतिम समय तक ये भाव मन में नहीं आना चाहिए। जी देखिए, इसमें हमेशा से एक जो माओवादी कभी फियर एंड शॉक की स्ट्रैटेजी करते हुए आए थे, आज अचानक पत्र देते हैं, तो इससे सुरक्षा बल भी सदैव सतर्क रहें। वो थोड़ा सा ये है कि इससे सुरक्षा बल को हम इससे कहीं ना कहीं एक शिथिल हो जाए कार्यवाही। जो अभी मैंने कहा कि एक विराम की स्थिति में ना शिथिलता आती है, ये सामान्य सा साइकोलॉजिकल पैटर्न होता है कि जो बिहेवियरल डायनेमिक्स होता है वो चेंज होता है, और जब बिहेवियरल डायनेमिक्स चेंज होता है या अब हम गौरव करने लगते हैं कि अब हमने पूरा सफाया कर लिया, तब फिर वो अटैक की स्थिति में रिवर्स होते हैं अंडरग्राउंड पाइपलाइन को स्ट्रॉन्ग करते हुए। ये पुरानी टैक्टिक्स है इनकी। तो अभी हमारे सुरक्षा बल पूरी तरह से सजग हैं और सतर्क भी हैं, और कार्यवाही अब अपने अंतिम पड़ाव में आ चुकी है। तो बहुत अच्छे निर्णय सरकार की ओर से होने चाहिए, सबको कंबाइंडली एक्शन टीम के साथ में काम करना चाहिए। आपको ध्यान होगा कि जब छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनी, उसके बाद फरवरी में जो गृह मंत्री हैं छत्तीसगढ़ के विजय शर्मा, उनका एक बयान आया था कि हमने नक्सलियों से बातचीत के लिए कहा है कि अब हमारी सरकार बनी है और हम चाहते हैं कि आप हिंसा के रास्ते से हटें और बातचीत के लिए तैयार हों। तो नक्सलियों की तरफ से भी एक पत्र आया था जिसमें उन्होंने सशर्त बातचीत, कंडीशनल बातचीत के लिए उन्होंने सहमति दिखाई थी, जिससे पर मामला अटक गया था। एक वो समय था जब वो सशर्त बात करने के लिए तैयार हो रहे थे, आज बिना शर्त के बात करने को तैयार हैं, लेकिन आगे और भी कई सारे डेविएशंस आएंगे। इसमें अभी भी पूरी सतर्कता के साथ निर्णय लेने की जरूरत होगी, क्योंकि नेपाल का उदाहरण मैं हमेशा देती हूँ और अभी भी दे रही हूँ कि इसी प्रकार की चीजें वहाँ भी घटित हुई थी। तो हमको ये देखना है कि किस स्तर के कौन सी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से कहाँ से ये पत्र है और क्यों अभी ये ऐसा कर रहे हैं। बहुत सारी चीजों पे अभी भी विचार करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये इनके किसी न किसी टैक्टिक्स का ही हिस्सा हो सकता है। क्या आपको ये भी लगता है कि जिस तरह आंध्रा और तेलंगाना से लगभग इरेडिकेशन हो चुका है इस समस्या का, अब देश में जो सबसे मजबूत गढ़ नक्सलियों का बचा है वो छत्तीसगढ़ ही है?
नहीं, अब वर्तमान स्थिति में आप स्वयं भी देख रहे हैं, परिणाम सामने हैं, अंतिम निर्णायक स्थिति पे हम पहुंच चुके हैं। जी, मतलब अभी सबसे ज्यादा एक्टिव स्टेट जहां नक्सली गतिविधियां होती हैं आपकी दृष्टि में, वो राज्य कौन सा है? वो तो छत्तीसगढ़ ही था, लेकिन अब आप देखिए वर्तमान स्थिति पे मैं कह रही हूँ जी, अब तो हम खात्मे की ओर आ चुके हैं। जी जी, लेकिन यहाँ कोई भी, आप ये मानती हैं, एक नक्सल संबंधी मामलों के गहन अध्ययन करने वाले व्यक्तित्व और अध्येता के स्कॉलर के तौर पर, कि हमको इसके तमाम पहलुओं का अध्ययन करना चाहिए और उसके बाद ही कोई रणनीति बनानी चाहिए। एक काल्पनिक सा सवाल है, लेकिन आपको क्या लगता है कि जिस तरह गृह मंत्री छत्तीसगढ़ ने पहले बात की थी, केंद्र सरकार तक भी ये बात पहुंची होगी, क्या आपको लगता है कि इस पर कुछ प्रस्ताव सरकार की तरफ से भी सकारात्मक हो सकता है? हाँ, बिल्कुल, एक कमेटी गठित होनी चाहिए, जैसा मैं अनुभवों के आधार पे सोच सकती हूँ। काफी बड़े लोग बैठेंगे और इसके विभिन्न पक्षों पे, क्योंकि साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स इनकी सदैव से बहुत स्ट्रांग रही है, क्योंकि गुरिल्ला वॉरफेयर कह लें या उनका नेक्स्ट पड़ाव मोबाइल वॉरफेयर कह लें, इनके उपक्रम से पहले, यानी कोई नया डिसीजन लेने के पहले, ये लोग साइवॉर की स्ट्रेटजी या साइकोलॉजिकल वेपनरी सिस्टम का बहुत क्लेवरली यूज करते हैं, जिसको चेस करना थोड़ा टफ होता है। बट हमारे पास भी काफी अच्छे ऑफिसर्स हैं जो इस बात को ध्यान में रखेंगे। बिल्कुल, और इस समय जिस तरह से एक डेडलाइन भी केंद्र सरकार ने और केंद्रीय गृह मंत्री ने फिक्स कर दी है कि इस तारीख तक भारत नक्सल मुक्त हो जाएगा, तो निश्चित तौर पर आपकी इस बात को बल मिलता है उससे कि इस पर एक टीम काम कर रही है भारत सरकार के स्ट्रैटेजिस्ट की, जो लगातार नक्सलियों के मंसूबों को पढ़ने की भी कोशिश कर रही है और वही टेकअप करेगी, इस पत्र को देखकर वही निर्णय लेगी कि किस तरह से और कैसे इसका जवाब देना। वर्णिका जी, बहुत धन्यवाद। जी शुभांगी। बिल्कुल शरद जी, और जिस तरह से आपने भी जिक्र किया है कि बॉटम द लाइन बात यही है कि लगातार बड़े मंच से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी चेताया है, फिर चाहे उनका बस्तर दौरा रहा हो, उस क्षेत्र में जाना जहां हिड़मा जैसे खतरनाक नक्सली का दबदबा रहा हो, उस क्षेत्रों में जाकर नक्सलियों के खात्मे की बात करना एक बड़ी वजह रही कि इस तरह का प्रस्ताव वहां से आया। लेकिन जैसा कि आपने जिक्र किया कि इसको अभी इस तरह से नहीं देखा जाया जा सकता है कि अब नक्सली सुधरना चाहते, हो सकता है ये इसके पीछे उनकी कोई एक बड़ा मंसूबा हो, और जैसा कि नक्सल एक्सपर्ट्स का भी कहना है कि हो सकता है कि ये अंडरग्राउंड चेन्स मजबूत कर रहे हैं, स्लीपर इन्होंने बना रखी हो, कोई बड़ी साजिश को ये कहीं ना कहीं अंजाम देना चाहते हो, इसलिए उन्होंने युद्ध विराम की शर्त रखी है। तमाम पहलू है, लेकिन देखना होगा कि इस पर किस तरह का रुख अब केंद्र की ओर से, क्या इस पर कोई जवाब आता है। चलिए, हमारे साथ मनीष गुप्ता नक्सल एक्सपर्ट जुड़ गए, उनका भी हम रुख कर लेते हैं। मनीष जी, स्वागत है आपका। लगातार हमने देखा बदलती तस्वीर, खास करके उन क्षेत्रों की बदलती तस्वीर को जहां पर नक्सलियों का दबदबा होता था, सेफ स्पॉट्स कहा जाता था, लेकिन जिस तरह से एक टारगेट दिया जाता है और उसके बाद इनके खिलाफ गतिविधियां बढ़ती हैं, आप देखिए सुरक्षा बल आक्रामक होते हैं, ऑपरेशंस में सफलताएं मिलती हैं, सरकार की योजनाओं से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में नक्सली सरेंडर करते हैं। अब यह शांति वार्ता, इसके क्या मायने निकाले? देखिए शुभांगी जी, जिस तरीके से अभी ये पत्र आया है, मुझे लगता है इस पत्र की टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आमतौर पर पहले भी नक्सली शांति वार्ता की बात करते रहे हैं, सशस्त्र शांति वार्ता की बात करते रहे हैं। इस बार भी इस पत्र में भी सशस्त्र उन्होंने सशर्त जो है अपनी बात रखी है कि भाई शर्तों के साथ हम युद्ध विराम चाहते हैं और उसके तहत जो है ऑपरेशन बंद करना, फोर्स का डिप्लॉयमेंट कम करना। कहीं ना कहीं नक्सली हमेशा की तरह इस बार भी उन्होंने एक पहल की है, पर टाइमिंग जो है वो इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी इस दौरान जो है नक्सल ऑपरेशन को जो केंद्र सरकार ने अलग अलग चरणों में तैयार किया है, कहीं ना कहीं ये जो बस्तर पंडुम का जो कार्यक्रम है, बस्तर में आदिवासियों की सांस्कृतिक विरासत को जो आदिवासियों को उसको अभिभूत कराना है, उसके लिए जो 5 तारीख को जो है केंद्रीय गृह मंत्री दंतेवाड़ा आ रहे हैं, तो ये समय इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो रहा है क्योंकि
उस समय ही 3 दिन पहले केंद्रीय नक्सलियों के जो केंद्रीय प्रवक्ता अभय द्वारा एक जो पत्र जारी किया गया, और इसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसके दो मायने हैं। एक तो नक्सली मनीष जी, समय जो है एक अहम सवाल है मनीष जी, और दूसरी ओर जो है कहीं ना मनीष जी, कहीं नक्सली अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जी सुभाष। मनीष जी, हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी भी जुड़े हुए हैं, वो सवाल करना चाह रहे थे आपसे। जी शरद जी। मनीष जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी मैं ये कह रहा हूँ कि 4-5 साल पहले भी जब कांग्रेस की सरकार थी, तब भी नक्सलियों ने बातचीत के लिए एक पत्र लिखा था और उन्होंने ये कहा था, और तत्कालीन कांग्रेस की सरकार की तरफ से ताम्रध्वज साहू जो उस समय गृह मंत्री थे, उन्होंने भी इसको लेकर सकारात्मक भूमिका दिखाई थी और कहा हम तैयार हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे बघेल साहब, उनकी तरफ बात उन्होंने रखी थी। तो ये नई चीज नहीं है नक्सलियों की तरफ से इस तरह के पत्र आना, इस तरह की बातों को सामने रखना। और उस समय भी नक्सलियों ने ये कहा था कि सिविल सोसाइटी जो है उसको लेकर उन्होंने सवाल उठाए थे और तमाम बातें कही थी कि वो जनता की भलाई के लिए, वार्ता के लिए तैयार हैं, लेकिन सशस्त्र बल हटाएं, माओवादी संगठनों पर लगे प्रतिबंध भी हटें और जेल में बंद उनके नेताओं की बिना शर्त रिहाई हो। तो क्या ये हम भी ये बार बार ये देख रहे हैं कि ये कोई नई बात नहीं है कि इन्होंने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया है बिना किसी दबाव के, या दबाव रहा होगा पहले भी, लेकिन उन्होंने इस तरह की स्ट्रैटेजी को फॉलो किया। इसे आप किस रूप में देखते हैं? देखिए शरद जी, आपका कहना बिल्कुल जायज है, और जिस तरीके से नक्सलियों का इतिहास रहा है, वो बार बार बीच बीच में जो है वो बातचीत या वार्ता का शिगुफा वो छोड़ते रहे हैं। लेकिन इस बार की स्थितियां थोड़ी अलग हैं। देखिए, वार्ता करने का जो नक्सलियों की जो पहल है, मुझे लगता है दो बातें हैं उसमें। एक तो ये है कि नक्सलियों के जो ग्राउंड वर्कर हैं या उनका जो सैन्य दस्ता है, वो बड़ी संख्या में मारा जा रहा है। पिछले 1-1.5 साल से आप देख रहे हैं कि नक्सली जो है वो फोर्स के खिलाफ कोई बहुत बड़ा अटैक नहीं कर पाए, फोर्स को बड़ा नुकसान नहीं कर पाए, तो उनका कैडर जो है डिमोरलाइज हो रहा है। ऐसी स्थिति में जब कैडर डिमोरलाइज होता है तो संगठन के बीच में बातें चलती हैं कि भाई हम जिस उद्देश्य को लेकर के हम ये सशस्त्र संघर्ष कर रहे हैं, ऐसे में अगर हमारे लोग मारे जा रहे हैं तो उसका दूसरा विकल्प क्या? तो कहीं ना कहीं नक्सलियों की एक स्ट्रेटेजी है अपने बल को, अपने लड़ाकों का जो मनोबल बढ़ाने की दिशा में, वो ये बताना चाह रहे हैं कि हम शांति वार्ता के भी पक्षधर हैं और हमने सरकार के सामने ये प्रस्ताव रखा है। अब सरकार नहीं मान रही है तो ऐसी स्थिति में हमारे सामने लड़ने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। मुझे एक और पुराना वक्तव्य ध्यान आता है, जब गृह मंत्री होते थे बृजमोहन अग्रवाल जी, बीजेपी की सरकार की रिजिम में, करीब 10 साल पहले की बात होगी ये, और उन्होंने कहा था कि मैं आतंकवाद और नक्सलवाद में कोई अंतर नहीं देखता हूँ, दोनों एक जैसी समस्याएं हैं। और उन्होंने कमोबेश उस समय ये भी बात की थी कि संबंधित नक्सल प्रभावित राज्यों को केंद्र के साथ समन्वय से एक संयुक्त बल बनाकर इस समस्या से निपटना चाहिए। आपको वर्तमान परिस्थिति में क्या लगता है, क्या अगर लश्कर तोयबा भारत सरकार को ये प्रस्ताव दे कि हम आपसे वार्ता, शांति वार्ता करना चाहते हैं, तो क्या कोई सरकार तैयार होगी? नक्सलियों का जिस तरह हिंसक घटनाओं का इतिहास है, क्या ऐसे दल के साथ आपको क्या लगता है कि क्या केंद्र सरकार इसके लिए राजी होगी कि वो उनके साथ टेबल पर बैठने के लिए तैयार होगी? नहीं शरद जी, आपका सवाल बिल्कुल जायज है और एक अच्छा सवाल है। जिस तरीके से अभी अपर हैंड में है फोर्स, मुझे नहीं लगता कि फोर्स अपना ध्यान भटकाने की दिशा में भी कोई ऐसा कदम उठाएगी। और केंद्र सरकार की अगर मंशा देखें तो केंद्र सरकार शुरू से इस बात का विरोध करती रही है कि हम जो नक्सलियों के साथ सशर्त वार्ता नहीं करेंगे। अगर नक्सली अपने हथियार डालते हैं तो उनके साथ हम बातचीत कर पाएंगे। तो ये तो कहीं ना कहीं ये लगता है और नक्सलियों की कमजोरी भी दिखाता है कि अभी जिस दौर में नक्सलवाद गुजर रहा है, कहीं ना कहीं उनके सामने करो और मरो की स्थिति है। वो कहीं ना कहीं एक स्पेस चाहते हैं
ताकि वार्ता की पहल हो और इस दौरान फोर्स अगर अपने वो बैक हो जाए अपने कैंपों में, तो उनको निकलने के लिए रास्ता भी मिलेगा और मजबूत होने के लिए जो है वो अपनी स्ट्रेटेजी और मतलब मजबूत कर पाएंगे। एक बात और कहना चाहता हूँ, देखिए नक्सलियों के साथ एक वार्ता हुई है, वो आंध्र सरकार की 2003-04 में, और उस वार्ता का परिणाम 0 रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बात पूरा देश जानता है, जो इलाके नक्सल प्रभावित हैं उन इलाकों में ये बात सभी जानते हैं कि इस वार्ता का कोई रिजल्ट नहीं आने वाला, और उस वार्ता में नक्सलियों को मुंह की खानी पड़ी है। तो यही कारण है कि नक्सली भी चाहते नहीं है कि वार्ता हो, पर कहीं ना कहीं एक जो डेमोक्रेटिक सेटअप में कहीं ना कहीं जो शांति की राह है वो उस दिशा में एक अपनी रस्म अदायगी वार्ता का प्रस्ताव करके करना चाहते हैं। मनीष जी, बहुत आपकी इस बात पे सब कुछ कह दिया, बिटवीन द लाइन सब कुछ बहुत साफ है। जितना हम इसको ड्रॉ कर पा रहे हैं, इंटरप्रिटेट कर पा रहे हैं कि ये सिर्फ एक थोड़ी सी सांस लेने का, क्योंकि इस समय नक्सली आखिरी खंदक की लड़ाई में बुरी तरह फंसे हैं और उनके सामने उनकी बहुत खराब स्थिति उन्हें भी समझ में आ रही है, उनकी रैंक एंड फाइल जो है उसका मनोबल टूटा हुआ है। तो वो एक ब्रीदिंग पीरियड के लिए, एक सांस लेने का वक्त हासिल करने के लिए इस तरह की स्ट्रैटेजी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं कि इससे थोड़ी सी उनको रियायत मिले। जो सुरक्षा बल हैं वो थोड़ा सा अपना ऑपरेशन, नरमी बरतने की बात नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार भी इस बार पूरी मुस्तैदी से डटी है, इंटेलिजेंस सिस्टम पूरी चीजों को अपडेट कर रहा है। तो लगता नहीं है कि इसका कोई भी परिणाम किसी वार्ता तक पहुंचेगा, और अंतिम परिणाम के लिए केंद्र सरकार भी तैयार है और नक्सली भी उस चीज को बेहतर समझ रहे हैं। बहुत शुक्रिया मनीष जी, वो सारी बातें बहुत साफ है। शुभांगी। बिल्कुल शरद जी, सही कहा आपने, और करो या मरो की स्थिति में इस वक्त नक्सली हैं, और अब देखना होगा कि जिस तरह से ये प्रेस नोट जारी कर एक शांति वार्ता का प्रस्ताव नक्सलियों ने रखा है, क्या इसका कोई इम्पैक्ट पड़ता है उन तमाम ऑपरेशंस पर जो इस वक्त चल रहे हैं, क्योंकि टारगेट ऑलरेडी सेट है।